संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया की वो सबसे शक्तिशाली टेबल जहां शांति और सुरक्षा से जुड़े बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन क्या इस टेबल पर बैठने वाले लोग आज की दुनिया की सही तस्वीर दिखाते हैं? एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। सोचिए जरा, ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं बल्कि एक बहुत अनुभवी डिप्लोमैट के हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो सिक्योरिटी काउंसिल की पूरी नींव को ही हिला देता है। मतलब एक संस्थापक सदस्य अपनी सीट छोड़ दे और उसकी जगह एक उभरती हुई शक्ति को दे दी जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसा हो भी सकता है? दांव पर बहुत कुछ लगा है और ये बहस आने वाले समय में ग्लोबल पावर का बैलेंस तय कर सकती है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि इस प्रस्ताव के पीछे तर्क क्या है। आखिर भारत को परमानेंट सीट देने की बात इतने जोर शोर से क्यों उठ रही है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और यही भारत के दावे का सबसे मजबूत आधार है, प्रतिनिधित्व का अधिकार। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। अगर हम आबादी की बात करें तो भारत की जनसंख्या ब्रिटेन और फ्रांस की कुल आबादी से भी कई कई गुना ज्यादा है। और इकोनॉमी, साल 2024 के अनुमान के हिसाब से भारत की नॉमिनल जीडीपी इन दोनों परमानेंट मेंबर से आगे है। तो ये है वो ठोस तर्क जो इस पूरी बहस के सेंटर में है। और ये देखिए, बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, एक्शन की भी है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ग्लोबल शांति में भारत का योगदान कितना बड़ा है। जनवरी 2025 तक भारत के 5,000 से ज्यादा शांति सैनिक यूएन मिशन में तैनात थे। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस को मिलाकर भी ये संख्या आसपास नहीं पहुंचती। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ सीट नहीं मांग रहा बल्कि जिम्मेदारी भी उठा रहा है। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये मामला इतना पेचीदा क्यों है, हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा। आज जो सिक्योरिटी काउंसिल की बनावट है, वो दरअसल 1945 की दुनिया की सच्चाई दिखाती है, आज की नहीं। P5 यानी परमानेंट 5, आसान भाषा में कहें तो ये दूसरे विश्व युद्ध के विजेता देश थे। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। इन्हें स्थायी सीटें दी गई और साथ ही दी गई एक जबरदस्त ताकत, वीटो पावर, यानी इनमें से कोई भी देश किसी भी प्रस्ताव को अकेले रोक सकता है। इस टाइमलाइन से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। लगभग 80 साल हो गए हैं, लेकिन बदलाव कितना कम हुआ है। 1945 में काउंसिल बनी और 1965 में सिर्फ एक बार अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। परमानेंट मेंबरशिप, उसमें आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1993 से सुधार की बातें चल रही हैं, लेकिन नतीजा सिफर। तो असल बात यह है, संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या लगभग 4 गुना हो गई है, लेकिन फैसले लेने वाली सबसे ताकतवर मेज पर कुर्सियां आज भी उतनी ही हैं। ये एक बहुत बड़ा डिसइक्विलिब्रियम है। अब सवाल उठता है कि अगर लगभग सब लोग मानते हैं कि सुधार की जरूरत है, तो फिर ये हो क्यों नहीं पा रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रास्ते के रोड़े क्या हैं। असल में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पहले तो जनरल असेंबली में 2/3 वोट चाहिए, और अगर वो मिल भी गए तो उसके बाद 2/3 सदस्य देशों से मंजूरी लेनी होगी, और इसमें सभी 5 परमानेंट मेंबर्स की हाँ होनी जरूरी है। मतलब P5 में से किसी एक ने भी ना कह दिया तो खेल खत्म। और मुश्किल सिर्फ P5 की वीटो पावर नहीं है, दुनिया के बाकी देश भी 2 बड़े खेमों में बटे हुए हैं। एक तरफ हैं G4 देश, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान, जो एक दूसरे की परमानेंट सीट की दावेदारी का समर्थन करते हैं। तो दूसरी तरफ है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप, जिसे इटली और पाकिस्तान जैसे देश लीड करते हैं। ये लोग कोई नई परमानेंट सीट जोड़ने के ही खिलाफ हैं। किशोर महबूबानी का ये बयान कुछ मौजूदा सदस्यों के दोहरे रवैये की तरफ इशारा करता है कि मतलब सबके सामने तो सुधार की बातें की जाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कोशिश ये रहती है कि उनका खास दर्जा बना रहे। और इस पूरे गतिरोध का नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था की अपनी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगे हैं। और यही इस पूरी बहस की जड़ है। सिक्योरिटी काउंसिल की ताकत और उसका अधिकार इस बात पर टिका है कि वो दुनिया का सही प्रतिनिधित्व करे। अगर ये प्रतिनिधित्व ही नहीं रहेगा तो क्या उसका अधिकार बना रहेगा? तो आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है? पहली बात, काउंसिल की मौजूदा बनावट को कई लोग सरासर अन्यायपूर्ण मानते हैं। दूसरी बात, अगर सुधार नहीं हुआ तो इसकी अहमियत और कम होने का खतरा है। भारत जैसी उभरती ताकतों को बाहर रखने से गहरी नाराजगी पैदा हो सकती है।
और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, अगर काउंसिल अपनी विश्वसनीयता खो देती है तो दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की इसकी अपनी क्षमता ही खतरे में पड़ जाएगी। हम अपनी बात इसी बड़े और अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि 20वीं सदी में बनाई गई संस्थाएं 21वीं सदी की सच्चाइयों के हिसाब से खुद को कितना और कैसे बदल पाती हैं।